नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी सरकार अपने आप में एक अद्भुत सी सरकार है। ऐसी सरकार पूरी दुनिया में न किसी ने देखी होगी न सुनी होगी। और ये एक ऐसी सरकार है जिससे आप क्या उम्मीद करेंगे, मैं यह सोचता हूं। जिससे आप सरकार की उम्मीद मत की। सरकार जरूर है लेकिन सरकार की उम्मीद नहीं, क्योंकि सरकार वाले काम नहीं है, काम दूसरे। क्यों मैं ये कह रहा हूं, एक उदाहरण देखिए। इस सरकार में कोई किसी चीज का मंत्री होता है, वो बात दूसरे की करता है। दूसरा मंत्री होता है, वो बात तीसरे की करता है। तीसरा होता है, वो चौथे की बात करता है। चौथा होता है, वो पांचवे की बात करता है। यानी कोई अपनी बात नहीं करता। उदाहरण, आज राजनाथ सिंह बता रहे थे शिक्षा के बारे में। ये वही राजनाथ सिंह है जो रक्षा मंत्री हैं देश के। और जब ये गृह मंत्री थे तो रक्षा पे बात करते थे। आजकल रक्षा मंत्री हैं तो शिक्षा पे बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैकाले ने जो शिक्षा प्रणाली लागू की हिंदुस्तान में, उसके कारण सब बर्बाद हो गया। इसलिए गुरुकुल की शिक्षा हम देने पर विचार कर रहे हैं कि अब गुरुकुल की शिक्षा हो, जिससे कि सबको गुरुकुल का ज्ञान मिले और चीजें बने। तमाम सारे जो बुद्धि के थोड़ा हल्के होते हैं, उन लोगों को ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। हाँ भाई, गुरुकुल आज दुनिया में, इसरो में और इसकी उपलब्धियों को आप यहां से लेके नासा तक जब जिक्र करते हैं, जब आप अमेरिका से लेके जर्मनी तक और जर्मनी से लेके इंग्लैंड तक जिक्र करते हैं तमाम बुद्धिजीवियों के, तो अपने लोगों के नाम गिनाते हैं, बड़े शान से गिनाते हैं। तमाम अर्थशास्त्रियों की बात होती है तो अपने यहाँ के नाम गिनाते हैं और तमाम सारी चीज। जब ये सारा आप गिनाते हैं तो आता है भाई, इतना ये महान, इतना अच्छा जो आप कह रहे हैं, इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था की बात, दूसरी बातें, ये सब कैसे हुई? ये उसी शिक्षा प्रणाली से हुई जो मैकाले ने दी थी। उसमें कुछ सुधार किया गया। वो सुधार कुछ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, कुछ इंदिरा गांधी ने किया, कुछ राजीव गांधी ने किया। और राजीव गांधी ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई, उसके मुकाबले इस देश में इतने विद्वान पैदा हुए कि आज पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। आज हमारा डंका बज रहा है इस कारण से क्योंकि राजीव गांधी ने आईटी सेक्टर में एक अद्भुत क्रांति की भारत में। और उस क्रांति की बदौलत आज हमारे देश के सबसे ज्यादा युवाओं को यदि नौकरी मिल रही है तो आईटी सेक्टर में मिल रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस शिक्षा का एक सदुपयोग किया जिसकी बदौलत हमने परमाणु संयंत्रों पर भी काम किया, अंतरिक्ष प्रोग्राम पर भी काम किया और तमाम देसी और विदेशी टेक्निक पर काम किया। दुनिया में हमारे वैज्ञानिक गए और उन्होंने अपना परचम लहराया और वहां के आए और हम लोगों ने मिल करके तमाम चीजें की। तमाम इंडस्ट्रीज स्थापित हुई, चाहे उस सरकारी क्षेत्र में हो चाहे प्राइवेट क्षेत्र में। तमाम सारी इन्हीं नॉलेज के बदौलत शहरों का एक बेहतर विकास हुआ, आगे बढ़े। टेक्नोलॉजीज की तमाम सारी चीजें खड़ी हुई जिसकी बदौलत हम आज आप चर्चा कर पा रहे। और ये गुरुकुल में वाली बात करते तो वो उस दौर के लिए तो ठीक थी, क्योंकि उस दौर में उसके अलावा कुछ नहीं था, कुटीर उद्योगों से ज्यादा कुछ था नहीं। लेकिन इस दौर में उसी कुटीर उद्योग को कैसे बदल करके टेक्नोलॉजी बेस्ड करके और लोगों को रोजगार देने का काम किया। फैब इंडिया इसका उदाहरण, खादी ग्रामोद्योग इसका उदाहरण है और बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं। तमाम सारे हमारे घरेलू प्रोडक्ट दुनिया के बाजार में जाते हैं क्योंकि उन्हें हमने अपने यहां के लोकल नॉलेज को इंटरनेशनल नॉलेज के साथ में क्लब किया और उसे श्रेष्ठ बनाया। यदि हम गुरुकुल की ही उस पे फंसे रहते तो साहब धनुष बाण और तीर कमान चलाने के सिवा कुछ नहीं कर पाते। और यही वजह थी जब पहली बार
खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने तोपों का इस्तेमाल किया था तो हिल गया था हिंदुस्तान, क्योंकि हमारे यहां तो ये टेक्निक थी नहीं। और जिस किले को हम सबसे ज्यादा अभेद्य मानते थे, वो किला जो है सवाई माधोपुर का, वो किला भेद दिया गया था। तो आपको ऐसी स्थिति में यह समझना होगा कि किस तरीके से हमें देश को यदि बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो अपनी शिक्षा पद्धति को एक श्रेष्ठ और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ही खड़ा करना पड़ेगा। ये गुरुकुल और इसकी बातें बस सिर्फ कहने भर के लिए अच्छी, अपनी संस्कृतियों की रक्षा करनी चाहिए, अपनी भाषा की रक्षा करनी चाहिए, अपने क्षेत्र की रक्षा करनी चाहिए, राज्य की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आपको आगे बढ़ने के लिए समय के साथ प्रगति के मार्ग को भी अपनाना होता है। मैं मौका परस्ती नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं समय के मुताबिक सकारात्मक रचनात्मक बदलाव होने चाहिए, ना कि हम अंधाधुंध सांस्कृतिक संरक्षा के नाम पे ढकेल दे पीछे और गाड़ दे खाई में कि हम 5000 साल पीछे चले जाएंगे। उससे नहीं होगा। क्यों मदरसों में शिक्षा पाने के बाद भी उतना बेहतर भविष्य नहीं बन पाता है? इसलिए तमाम बड़े इंस्टीट्यूट्स पे बच्चों को जाना पड़ता है। इसी तरीके से संस्कृत विद्यालयों में पढ़ लेने मात्र से तो काम नहीं चलता, इसलिए बच्चों को श्रेष्ठ उसमें जाना होगा। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, मध्य प्रदेश में कहीं के जो है आश्रम के लोग थे, वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, धोती में खेल रहे हैं, धोती पहन के खेल रहे हैं और संस्कृत में उसका वचन कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। तो साहब, हिंदुस्तान के खेल क्या नहीं बचे हैं कि आप इंग्लैंड का गुलामी वाला वही खेल खेल रहे हैं और सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। तो हुजूर, आप यदि गुलामी कहते हैं तो गुलामी तो बहुत सारी चीजों में है और सबको समझनी होगी। नरेंद्र मोदी क्यों वो कपड़े पहनते हैं जो पाश्चात्य संस्कृत के हैं? ये कोट पैंट और ये तो हमारी ड्रेस नहीं थी। फिर आइए धोती कुर्ता में, आइए लंगोट में, तो वो तो अपने लिए करेंगे नहीं, आपको कहानी बताएंगे, अपने बच्चों को अमेरिका, इंग्लैंड और दुनिया में पढ़ाएंगे और तमाम कॉन्वेंट एजुकेशन देंगे। और मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। आरएसएस के हमारे एक मित्र हैं, बड़े सीनियर हैं, वो एक दिन आए घर पे और उन्होंने कहा, भाई साहब, वो ईसाई मिशनरी का एक बड़ा स्कूल है कि आपके वो परिचित हैं, तो प्लीज एक बार कह दीजिए वो पोते का वहां एडमिशन कराना है। हमने कहा, अरे क्यों? ये सरस्वती शिशु मंदिर वाले आप ही के तो स्कूल है, इतने अच्छे, तो आप बताते हैं, और ये तो आप ही के अंडर आते हैं, विद्या भारती के आप वो हैं। उनका, अरे भाई साहब छोड़िए वो बात, उसमें क्या पढ़ाना, बच्चे वहां नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उनको वहां एडमिशन करा दी। मैंने कहा, अजीब बात आप बता रहे हैं, दुनिया को आप कह रहे हैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाइए, विद्या भारती के स्कूलों में पढ़ाइए, सर्वहितकारी में पढ़ाइए, और यहां मुझे कह रहे हैं आप कि इसमें नहीं, विद्या मंदिर में नहीं, वो उसमें पढ़ेंगे, सेंट मैरी में। तो अब आप समझ सकते हैं इस बात को कि इस तरह की दशा है। अपने बच्चों को सब पढ़ाएंगे, उन्हें बनाना चाहेंगे, लेकिन आम जन का बच्चा उसी मूर्खता में फंसा रहे और वो रहे। और ये ज्ञान कौन दे रहा है? जो देश का रक्षा मंत्री है। वो इस पर बात नहीं कर रहे हैं कि चाइना ने जो 2500 वर्ग किलोमीटर हमारी जमीन दबा ली है, उस पर आपने क्या किया है। जो चाइना के दबाव में आपने हमारे परमवीर चक्र विजेता शैतान सिंह जी, मेजर शैतान सिंह जी का समाधि तोड़ दी है, उनके स्मारक को तोड़ दिया है, उस पर आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे 113 उन जाबाज जवानों के जिन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया
उनके स्मारक तोड़ दिए जा रहे हैं और चीन को कब्जा कर लेने दिया जा रहा है। नहीं बोले तो साहब जवाब नहीं होता है। दूसरी तरफ आप आ जाइए, दूसरी तरफ इसी तरीके से तमाम सारी सीमाएं असुरक्षित हो रही। तो यहीं जब हम इन सबको देखते हैं तो समझ में आता है कि खेल क्या है। उधर हमारे गृह मंत्री उद्घाटन करते हैं दलहन की खेती से जुड़े हुए और इसको लेकर के और तमाम चीजें। गृह मंत्री उसको तो संभाल नहीं पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाएं, लड़कियां शिकार हो रही हैं तमाम अपराधियों का, उसको कैसे रोका जाए। वो इसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से जिस कौम की वो बात करते हैं, जिसको वो पोषित करने की बात करते हैं, उस कौम में भयंकर दारिद्रता फैल रही है, उसको रोका जाए, कैसे उसे कम किया जाए, उसके लिए एक अच्छा माहौल बनाया जाए। उस पर तो बात नहीं कर रहे हैं। वो दलहन की बात कर रहे हैं, दूसरी और बात कर रहे हैं। तो सब ये स्थिति है। स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य पर बात नहीं करते हैं, वो किसी और चीज पर बात करते हैं। इसी तरीके से वित्त मंत्री रेल पे बात करने लगते हैं, रेल वाले वित्त मंत्री वाले काम पे बात करने लगते हैं। शिक्षा मंत्री का पता ही नहीं इस समय आजकल है कौन। तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। और जो महिला बाल विकास मंत्री हैं वो और हर मामले पे बात करेंगी, और जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार होंगे, दूसरी चीजें होंगी, वो तमाम संकट आएंगे, उस पर चर्चा नहीं करेंगी। बड़ा गजब हालात। और प्रधानमंत्री को तो बस मौका मिलना चाहिए, चाहे जहां का फीता काटने को हो, शक्ल दिखाने को हो, फोटोग्राफी हो रही हो, मीडिया का जो पूरा प्रेजेंटेशन हो, उसके लिए मौका मिल जाए तो वो तुरंत। लेकिन मणिपुर 8 महीने से जल रहा है, उस पर बात नहीं करेंगे। वो बात नहीं करेंगे, न उनके रक्षा मंत्री बात करेंगे, वो पर्यटन करेंगे और कहलवाएंगे अपने लोगों से कि नहीं, प्रधानमंत्री ने तो एक भी छुट्टी नहीं ली इतने साल में, और साहब 2 दिन आराम से छुट्टी मारेंगे लक्षद्वीप में, ऐश करेंगे। हाँ, वो प्रचार मंत्री जरूर, प्रधानमंत्री भले हो ना हो, प्रचार मंत्री के रूप में वो जहां कहीं कहिए वहीं वो मिल जाएंगे, चाहे देश में हो चाहे देश के बाहर। इतना ज्यादा वो है कि साहब आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब की बार ट्रंप सरकार करने पहुंच गए थे, हाउडी मोडी करने, याद करिए। और अब उन्होंने एक तरफ दूसरों को नसीहत देते हैं, दूसरी तरफ बता रहे हैं कि गांधी जी के उस चंपारण में जहां से गांधी जी ने एक महान आंदोलन की शुरुआत की थी, उस चंपारण में 13 जनवरी को एक रैली करने जा रहे हैं, और वहीं से वो चुनाव का जो है शुरू कर देंगे कैंपेन। तो साहब क्या चुनाव आयोग ने इस बात पे विचार किया है कि जब चुनाव संभावित है, प्रधानमंत्री सरकारी खर्चों से लगातार चुनावी राज्यों में और देश में चुनाव का प्रचार करता घूम रहा है, क्या करना चाहिए? और जिस तरीके से सरकारी धन से पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी के होर्डिंग, नरेंद्र मोदी के सेल्फी पॉइंट, नरेंद्र मोदी के और न जाने क्या क्या लगे हैं, उन सब पर कोई चर्चा करने का नहीं। तो सरकारी धन, सरकारी कर्मचारी सरकारी काम छोड़ करके पार्टी के प्रचार का काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ द्वारिका जाते हैं और द्वारिका में कहते हैं कि जैसे मंदिर में पताका फहरा रही है, उसी तरीके से पताकाएं फहराने का काम करना चाहिए। भैया ये काम जो है धार्मिक लोगों का है, वो अपना करते रहेंगे, आप अपना काम कीजिए। शंकराचार्यों का काम है कि वो मूर्तियां स्थापित कराएं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा कराएं, और तमाम मंदिर मस्जिद जो भी होते हैं सबका, जो भी उनके धार्मिक लोग हैं, वो धर्मगुरु लोग हैं, वो करें। लेकिन नहीं साहब, ये भी काम नरेंद्र मोदी करेंगे। और इसीलिए चारों शंकराचार्य जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म की जिसकी हम बात करते हैं, उसके सबसे बड़े शीर्षस्थ
गुरु हैं, वो आचार्य उससे दूरी बना लेते हैं, कहते हैं हम वहां जाके क्या करें, अपमान सहने जाए, धर्म का अपमान कराने जाए। और इस पार्टी के लोग, भाजपा और उससे जुड़े हुए उनकी विचारधारा के लोग उन्हीं को गाली देने लगते हैं, जो कहते हैं सनातन धर्म को लेकर के तमाम पताका खड़ी करने की बात करते हैं, वो उन्हीं को गाली देते हैं। बड़ा अजीब सा लगता है, फिर कौन से धर्म की आप बात कर रहे हैं? यानी धर्म नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। जो राजनीतिक लोगों को करना चाहिए वो करेंगे, आप कीजिए, आप ये सिखाने वाले कौन होते हैं? और यह देश सभी धर्मों का है, जिसका मन करे जिस भी धर्म के स्थान पर वो उनकी मर्यादाओं का पालन करते हुए जाए, उनको पूजे, जो भी कुछ करना है करे, ये उसका अख्तियार है। राजनीतिक और सत्ता में बैठे लोगों का तो अख्तियार है नहीं। लेकिन आपको इसलिए करना है क्योंकि आपको सबके बीच में एक खाई बनानी है, सबके बीच में नफरत पैदा करनी है, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना है और इस देश में एक तानाशाहीपूर्ण शासन स्थापित करना है। डेमोक्रेसी ही खत्म करने का पूरा खेल चल रहा है। इसी के लिए सारी साजिशें रची जाती है, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं किसी नाम पे। विकास के नाम पे जो फ्रॉड किया जाता है वो सिर्फ घोटालों का विकास। तमाम बड़े बड़े कर्ज ले लो, देश के ऊपर लाद दो और उसके नाम पे कहो ये सड़क बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया, अब ऐसे होता है। तो ये ड्रामे चल रहे हैं, और ये ड्रामे चल रहे हो तो आप समझ सकते हैं। तो इन ड्रामों का खेल चल रहा है क्योंकि वास्तव में मदारी सरकार है, और जब मदारी सरकार होगी तो आपको मदारी के खेल के सिवा तो और कुछ दिखेगा नहीं। इसीलिए शायद राहुल गांधी को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, उन्हें बार बार आना पड़ रहा है इस देश के लोगों को सबको बताने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि इस देश का मीडिया इस तरह से मैनेज किया गया है, या तो डराया गया है या कुछ और है, इस तरह से कि साहब यदि आप बात कर दोगे विपक्ष की, दिखा दोगे सच, तो बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम और सबके नाम पे नफरत के खेल दिखाइए, दिखाइए कि राम मंदिर के नाम पे ये हो रहा है, दिखाइए, दूसरे और ड्रामे कीजिए। लेकिन जब आप धर्म के ड्रामे करके नफरत फैलाते हैं तो उससे फिर जोड़ने का भी काम करना होगा, उस नफरत को खत्म करने का काम करना होगा, लोगों के न्याय पर बात करनी होगी कि उनके आर्थिक न्याय की, सामाजिक न्याय की, राजनीतिक न्याय की बात करनी होगी। तो राहुल गांधी उसी को लेकर के लड़ रहे हैं। ये लड़ाई आसान नहीं है, इतनी कठिन है, क्योंकि एक तरफ पूंजीपति भी है, मीडिया भी है, तमाम सारे मशीनरी भी है, चुनाव आयोग भी है, अदालतें भी है, और न जाने क्या क्या है। लेकिन दूसरी तरफ अकेला खड़ा हुआ व्यक्ति है जो गांधी नेहरू परिवार की विरासत को संभालता है, जो इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार बैठा है, जो इस देश के लिए सब कुछ करना चाहता है और इस देश के हर आदमी को खुशहाल बनाना चाहता है, हर विवाद को खत्म करना चाहता है। तो यह लड़ाई लड़ता है और उस लड़ाई के लिए चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में तमाम मशीनरी जब उसके खिलाफ हो तो उस स्थिति में लड़ने में मुश्किल आती है, क्योंकि ये वो दौर भी नहीं है जो सन 77 का दौर सोच ले कि जब जनता लड़ रही थी और मीडिया सच बता रहा था, अखबार लिख रहे थे इंदिरा जी के खिलाफ। उस दौर में तमाम बड़े बड़े अखबारों ने अपने एडिटोरियल ब्लैंक छोड़ दिए थे और न जाने क्या क्या कहा था। आज क्या कोई कह रहा है, बता रहा है? नहीं, वो तो ये दिखाने की कोशिश करता है कि विपक्ष कुछ कर ही नहीं रहा है, जबकि विपक्ष, कांग्रेस चूंकि मुख्य विपक्षी दल है, कांग्रेस हर राज्य में जहां चाहे जितनी बड़ी हो या छोटी हो, छोटे बड़े हर मुद्दे को लेकर के आंदोलन खड़ा कर रही है। लेकिन चूंकि जनता तक सच पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, बीच में जो दलाल की भूमिका यह मीडिया करता है वो उसे खत्म कर देता है, नैरेटिव दूसरा बनाता है। इसलिए लड़ाई कठिन और इसलिए इस देश की जनता को खड़ा होने की जरूरत है। अब कौन खड़ा होगा इस देश के लिए यह देखना होगा, क्योंकि ये कठिन घड़ी है हमारे आप के लिए। जय।